चलो अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो हेडिंग डालो, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने आपको बताया ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप FLOT लिख सकते हो, तो आप सीधे लिख सकते हो ना लिमिटेशंस ऑफ फ्लॉट, FLOT, है ना। तो क्या क्या लिमिटेशंस है सुनो। सबसे पहली लिमिटेशन फर्स्ट लॉ की क्या थी? सबसे पहली लिमिटेशन फर्स्ट लॉ की ये थी कि भाई फर्स्ट लॉ ने क्या बोला कि हीट का यानी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। जैसे क्या बोलेगा, एक एग्जांपल लेते हैं, सर्दी है बाहर, बाहर क्या है? सर्दी है ना, ठंड का मौसम है। अगर ठंड का मौसम है तो बाहर का टेम्परेचर क्या होगा? कम, और मेरी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा। तो हीट कहां से कहां मूव करेगी? मेरी बॉडी से बाहर जाएगी या बाहर से मेरी बॉडी में आएगी? मेरी बॉडी से बाहर जाएगी, कॉमन सी बात है। क्यों? क्योंकि मेरा टेम्परेचर ज्यादा है, समझ रहे हो। वहीं गर्मी में क्या हो रहा है? गर्मी में बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, मेरी बॉडी का कम है, तो बाहर से हीट कहां आएगी? मेरे अंदर। तभी तो स्वेटिंग होती है, तभी तो पसीने आते हैं, ताकि मेरी बॉडी क्या करे? अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करे, है ना। ठीक है, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स है ना। कभी छिपकली को पसीना आते हुए देखा है? कि छिपकली बैठी है उसको पसीना आ रहा है, वो कोल्ड ब्लडेड है, उसको पसीने नहीं आते। वो मैकेनिज्म हमारी बॉडी में कि पसीने निकाल निकाल करके क्या कर रही है? हमारी बॉडी अपने आप को ठंडा करने की कोशिश कर रही है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बाहर से हीट हमारी बॉडी के अंदर आ रही है। बोलो ये बात पता चला। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने ये तो बोल दिया कि भाई हीट जो है वो ट्रांसफर होगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। लेकिन लोगों ने पूछा कि क्यों, एक्सप्लेन करो क्यों ऐसे होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, है ना। तो पहला लिमिटेशन तो ये हो गया। दूसरा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बोला गया कि भैया एक रिएक्शन हो रही है, देखो N2+3 gives 2NH3। तो कोई भी रिएक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही क्यों होती है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि 2NH3 से N2+3H2 बन जाए। जैसे एक एग्जांपल, मेरे पास बर्फ है, मैंने कटोरी में बर्फ जमाई। मुझे बताओ, अगर उस बर्फ को मैं 10 मंजिल की बिल्डिंग पे जाऊंगा और वहां से नीचे फेंकूंगा, तो वहां से बर्फ नीचे आएगी तो क्या वो पिघलेगी? आते आते पिघलेगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि एयर है ना, एयर का फ्रिक्शन लगेगा ना बर्फ में, और बर्फ ऊपर से, जब बर्फ ऊपर से नीचे आएगी तो क्या होगी? वो पिघलेगी। लेकिन मैं पानी को ऊपर फेंकू तो क्या बर्फ जम जाएगी? नहीं ना। तो बोला भाई ऐसे कैसे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों रिएक्शन हो रही है? वाटर है, वाटर का आपने इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, है ना, तो उसने हाइड्रोजन गैस बनाई, ऑक्सीजन गैस बनाई। एनवायरमेंट में इतनी हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है, क्यों नहीं रिएक्ट करके पानी बने फिरती है? क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला यार ये नहीं बता सकता। फिर बोले अच्छा चलो एक बात और बताओ, सारी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, कुछ रिएक्शन है जो कंप्लीट हो जाती है, कुछ रिएक्शन आधी अधूरी रह जाती है। ऐसा क्यों? यानी अगर आप कोई रिएक्शन कराओगे, जैसे आपने एक रिएक्शन कराई, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन कराई HCl प्लस NaOH, तो क्या बनेगा? NaCl प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस गैस, सॉल्ट प्लस वाटर, पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन वहीं पे मैं ले लूं CH3COOH, हाँ ये NaOH, हाँ वही NaOH। दूसरा मैंने ले लिया CH3COOH प्लस यहाँ पे ले लिया मैंने NH4OH, इससे रिएक्शन कराई तो इसने बनाया CH3CONH4 प्लस वाटर। लेकिन ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट नहीं होती, आधी अधूरी रह जाती है। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये बोले कि भाई ये भी नहीं बता सकता। तो ये तीनों क्या हो गई? इनकी लिमिटेशंस हो गई। और भी लिमिटेशंस है, अपने को तीन ये पता होनी चाहिए। बोलो पता चला। तो चलो लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो फर्स्ट पॉइंट, लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, शॉर्ट में फ्लॉट लिख लेना भाई, फ्लॉट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट गिव एनी आइडिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट गिव एनी आइडिया about, does not give any idea about
the direction of flow of energy does not give any idea about the direction of flow of energy that is from hot body to cold body, that is from hot body to cold body, or cold body to hot body, that is from hot body to cold body और cold body to hot body, है ना। यानी नहीं बता पाया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि क्यों हॉट से कोल्ड में जा रहा है, कोल्ड से हॉट में क्यों नहीं एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। बोलो क्लियर है। सेकंड लिमिटेशन, फ्लॉट डज नॉट एक्सप्लेन why some chemical reactions does not undergo completion, why some chemical reactions does not undergo completion। बोलो पता चला, बोलो भाई। थर्ड पॉइंट, फ्लॉट does not give any idea about the spontaneity of the reaction, does not give any idea about the spontaneity of a reaction, that is मतलब I dot E dot, है ना। that is why reaction moves in a particular direction, that is why reaction moves in a particular direction, क्यों रिएक्शंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती हैं। बोलो क्लियर है। चलो, अब जो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस थी उन्हीं को एक्सप्लेन करेगा कौन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, जिसको हम लोग स्पॉन्टेनिटी लॉ भी बोलते हैं ना। तो उसको करने से पहले हेडिंग डालते हैं स्पॉन्टेनियस एंड नॉन, मैं लिख रहा हूं, देखो हेडिंग डालते हैं, ये तो नोट कर लिया है आप लोगों ने, है ना। हेडिंग डाल रहे हैं बच्चों, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मैं डाल रहा हूं हेडिंग, है ना। देखो स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या होते हैं स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? सुनो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो अपने आप हो जाते हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस जो अपने आप नहीं होते। तो स्पॉन्टेनियस क्या होंगे? जो अपने आप हो जाएं, वो क्या होंगे? स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होंगे? जो अपने आप ना हो, यानी जो खुद से ना हो, वो क्या होंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, बोलो समझ आ रहा है? यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखो, मैं गया एक पहाड़ के ऊपर, वहां जाके खड़ा हो गया और पहाड़ से एक बाल्टी पानी नीचे फेंक दिया, तो क्या वो पानी बहता 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 नीचे आ जाएगा अपने आप? क्या ऐसा हो रहा है कि मैं भक्के जा रहा हूं, पानी को धक्का मार रहा हूं, चल भाई नीचे जा, ऐसा हो रहा है क्या? तो कैसा प्रोसेस है? अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना। पता चला? एक और एग्जांपल दूं, मुझे यहां से कहीं और जाना है, यानी यहां से अपने घर जाना है। मैंने क्या किया? अपनी बुलेट पे बैठा, किक मारी, जैसी किक मारी बुलेट में स्पार्क जनरेट हुआ। स्पार्क जनरेट होते ही मेरी जो बुलेट का टैंक था उसके अंदर पेट्रोल था, पेट्रोल इंजन के अंदर जा रहा है, स्पार्क से पेट्रोल जलना स्टार्ट हुआ। अच्छा, पेट्रोल के जलने को क्या बोलते हैं? कंबशन। बर्निंग ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कंबशन। कंबशन स्टार्ट हो गया,
मेरी बुलेट को एनर्जी मिली और अब मैं क्या आराम से बुलेट चलाते हुए घर चले जाऊंगा? क्या मैं ऐसा करूंगा कि एक पैर से किक मार रहा हूं लगातार किक मार रहा हूं और चलते जा रहा हूं? ऐसा होगा कि मैं बुलेट में बैठा घर तक पहुंचने तक ये लेके किक मारते जा रहा हूं? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा होता है? नहीं। इसका मतलब कंबशन ऑफ फ्यूल भी क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस हो गया। पता पड़ा? नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करें, अगर मेरे घर के ऊपर पानी का टैंक है, मुझे उसमें पानी पहुंचाना है, तो मैंने क्या किया, मोटर जो समर लगी हुई थी या मोटर लगी हुई थी उसका स्विच ऑन किया, ऑन करते ही बंद कर दिया, क्या पानी ऊपर चढ़ेगा अपने आप? नहीं चढ़ेगा ना। लेकिन पानी नीचे अपने आप आ सकता है ना। तो पानी नीचे आ रहा है वो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन पानी अपने आप ऊपर नहीं चढ़ रहा, वो कैसा प्रोसेस है? नॉन स्पॉन्टेनियस। दूसरा, मुझे अपने घर जाना है, मेरे पास बुलेट नहीं है, मैंने आयुष को बोला यार मुझे साइकिल दे दे अपनी, मैं तेरी साइकिल लेकर के घर चले जाऊंगा। बोला ठीक है सर ले जाओ। उसने मुझे अपनी साइकिल दी, मैंने उसकी साइकिल पे एक पैडल मारा और मैं 20 किलोमीटर अपने घर पहुंच गया। कैसा होगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? लगातार पैडल मारने पड़ेंगे। अगर मैंने पैडल मारने बंद किया तो थोड़ी देर में साइकिल क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। प्रोसेस कैसा? नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन क्या बुलेट में ऐसा हो रहा था कि मैं लगातार किक मारते जा रहा हूं? नहीं हो रहा ना। पता पड़ा? स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिनको एक बार प्रॉपर इनिशिएशन देने के बाद वो कंटिन्यू अपने आप होते रहते हैं। जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? जिनको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी लगातार अगर प्रोसेस कराना है, अदरवाइज प्रोसेस नहीं होगा। अगर मुझे पानी ऊपर चढ़ाना है तो मैं स्विच ऑन करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता रहूंगा जब तक मुझे पानी चढ़ाना है। जब पानी चढ़ाना बंद करना है ऊपर, तो मैं क्या करूंगा? स्विच ऑफ कर दूंगा, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कट कर दूंगा। बोलो क्लियर है? तो चलो हेडिंग डालो पहले जल्दी से, और फिर हेडिंग डालते स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, उसको लिखता हूं जरा, है ना। तो हमारा फर्स्ट हेडिंग है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या होते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? तो हम क्या लिख सकते हैं? द प्रोसेस विच अकर्स बाय इट्स ओन। जो वो प्रोसेस जो खुद से हो जाए, है ना, ठीक है, आफ्टर अ प्रॉपर इनिशिएशन under a given set of conditions. बोलो पता पड़ा? अरे बोलो। अच्छा एक बात सुनो, हमेशा नोट डाल के लिखूं यहां पर, देखो, all natural processes are spontaneous in nature। सारे नेचुरल प्रोसेस क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस होते हैं नेचर में, है ना, यानी खुद से होंगे नेचुरल प्रोसेसेस, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, तो देखो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से प्रोसेस होंगे? जो प्रॉपर इनिशिएशन देने के बाद भी खुद से नहीं होते, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? These are the processes which cannot occur. These are the processes which cannot occurs by, नोट करते जाओ, by its own after proper initiation under a given set of conditions। बोलो पता चला? अरे बोलो भाई। वेरी गुड। अब देखो आगे बढ़ो, समझो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन क्या थी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, अब समझ लो फिर लिख लेंगे, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन क्या थी?
कैसे ये नहीं बताया कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्या होता है, क्यों होता है। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बता पाया कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्यों है, अपने आप क्यों हो रहा है। देखो थर्ड क्या लिखा आपने, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या लिखा आपने, थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के बारे में नहीं बता रहा। लेकिन अब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो बताता है कि कोई भी प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस क्यों होता है। तो कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के दो रीजन है। पहला, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस जब होने के लिए अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहेगा, है ना। कोई भी प्रोसेस खुद से क्यों होगा, ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करे। तुम अगर खुद से पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, ताकि तुम डॉक्टर बन सको, इंजीनियर बन सको, इसलिए तो पढ़ रहे हो। तो ये बात समझ आ रही है ना। तो इसका मतलब कोई भी प्रोसेस अगर अपने आप हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी को अचीव कर सके। अब मैं डांट करके पढ़ाऊं, तुम्हें मार पीट के पढ़ाऊं, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। वहां से तुम्हारी स्टेबिलिटी अचीव नहीं होगी, क्योंकि तुम आज पढ़ोगे, कल पढ़ोगे, परसों तुम पढ़ना बंद कर दोगे, और नहीं पढ़ रहे ले पढ़ा ले, ऐसा होगा ना। तो इसका मतलब कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस इसलिए होता है क्योंकि वो क्या करता है, अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने की कोशिश करता है। अब कोई भी प्रोसेस स्टेबिलिटी कैसे अचीव करेगा, दो तरीके हैं, या तो अपनी एनर्जी को कम कर दे, या तो अपनी एनर्जी को कम कर दे। जब एनर्जी कम होगी तो स्पॉन्टेनिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहला बात पता पड़ा। दूसरा, अपनी रैंडमनेस को बढ़ा ले। पानी है, एक बूंद पानी था, ऊपर आ रहा था, पढ़ा है सरफेस टेंशन, सबने पढ़ा था फिजिक्स में, स्फेरिकल हो जाता है, लेकिन नीचे गिरने के बाद क्या हो जाता है, पानी फैल जाता है। गंगा नदी है, कहां से निकल रही है, गंगोत्री से, एक पहाड़ से, सिर्फ एक धारा निकल रही है, सिर्फ एक धार निकल रही है, यानी इतना सा पानी निकल रहा है। लेकिन जाके देखो, इतनी विशाल गंगा है, भागे ले जाएगी, पता नहीं पड़ेगा, शहर का शहर खत्म कर देंगी। पता पड़ रहा है। तो हुआ क्या, कोई भी चीज जितना ज्यादा फैलेगी ना, उतना ज्यादा वो क्या होती रहेगी, स्टेबल होती रहेगी। जैसे हमारा यूनिवर्स, यूनिवर्स अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं, यूनिवर्स ईच एंड एवरी सेकंड क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। यूनिवर्स में एक्सपेंशन हो रहा है, और उस एक्सपेंशन की वजह से क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी अचीव हो रही है। सुना है साइंटिस्ट, सुना है क्या, पहले ये चीज देखी थी जब छोटे थे, तब ये चीज ऑब्जर्व की थी, बहुत ज्यादा तारे दिखते थे। अब तो हम बोलते हैं तारे नहीं दिख रहे क्योंकि पॉल्यूशन हो गया। लेकिन पॉल्यूशन के साथ साथ है ना, एक्सपेंशन हो रहा है यूनिवर्स का, वो तारे हमसे दूर जाते जा रहे हैं, इसलिए भी हमें कम दिख रहे हैं। पहले जब छतों पे लेटते थे गांव में, तो इतने तारे टिमटिमाते हुए दिखते थे, अब नहीं दिखते। जहां पॉल्यूशन नहीं है वहां पे भी, वहां दिख रहे हैं, लेकिन उतने नहीं दिखेंगे जितना बचपन में दिखते थे, है ना। क्यों, क्योंकि भैया रैंडमनेस बढ़ रही है ना। अगर रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी अचीव हो रही है। तो यूनिवर्स क्या कर रहा है, अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। बोलो क्या ये बात अपने को समझ आ रही है, यहां तक किसी को, बच्चों को कोई डाउट। तो इसका मतलब स्पॉन्टेनिटी के लिए, किसी भी स्पॉन्टेनियस के लिए दो ड्राइविंग फोर्स होंगे। पहला ड्राइविंग फोर्स एनर्जी कम करना, दूसरा ड्राइविंग फोर्स रैंडमनेस को इंक्रीज करना, है ना। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं कि यहां लिखते हैं ड्राइविंग फोर्स फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए अगर हम ड्राइविंग फोर्स की बात करें तो एवरी प्रोसेस अचीव देयर स्टेबिलिटी बाय, देखो एवरी प्रोसेस अचीव देयर स्टेबिलिटी बाय फर्स्ट लूज देयर एनर्जी, अरे बोलो, लूज देयर एनर्जी, अपनी एनर्जी को लूज करके, और सेकंड टू इंक्रीज रैंडमनेस, तो कोई भी ड्राइविंग फोर्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, इसका मतलब ड्राइविंग फोर्स क्या होंगे, दो होंगे। एक तो क्या होगा, अच्छा देखो, टू लूज देयर एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी फैक्टर। कौन सा फैक्टर बेटा, एंथैल्पी फैक्टर। और रैंडमनेस को हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी फैक्टर। तो बेटा दो फैक्टर्स है अपने पास,
कभी भी कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है उसको चेक करते हैं दो फैक्टर से। एक तो कौन सा फैक्टर है बेटा, एंथैल्पी फैक्टर यानी एनर्जी फैक्टर है ना, और दूसरा फैक्टर कौन सा बेटा, एंट्रोपी फैक्टर। बोलो क्लियर है, कोई डाउट है? पक्का नहीं है, कर लेंगे आराम से क्वेश्चंस, पक्का कर लोगे? चलो यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, चलो बहुत अच्छे। अब आओ सुनो, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को क्या बोलते हैं, एंट्रोपी, है ना, या एंट्रोपिक लॉ। अब सुनो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने क्या बोला, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें बताता है किसके बारे में, एंट्रोपी के बारे में। देखो एंट्रोपी को डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल एस से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से। देखो सुनो, एंथैल्पी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना चेंज आया, अभी सिखाया था ना डेल्टा एच, डेल्टा एच सिखाया था ना, एंथैल्पी कैलकुलेट करना सीख गए। लेकिन एंट्रोपी के बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पता ही नहीं था, तो उसको किसने बताया, सेकंड लॉ ने। और एंट्रोपी किस काम आती है, एंट्रोपी इज अ टूल। एंट्रोपी क्या है, एक तरह का टूल है जो हेल्प करता है किसको, मेजर करने को, रैंडमनेस को। किसको मेजर करने में, रैंडमनेस को, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ, देखो मैं ऐसे लिख देता हूं, एंट्रोपी, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ randomness of a system। और जितनी डिग्री ऑफ randomness ज्यादा होगी, एंट्रोपी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। और स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। बोलो समझ आया, किसी को कोई डाउट है? पक्का। चलो यहां तक एक बार नोट करो, देन फिर एंट्रोपी को डिटेल स्टडी करते हैं, ना। करो बेटा जरा, चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन से बात करें, फिर उसके बाद एंट्रोपी का बहुत चीजें लिखवानी है मुझे, या चलो पहले लिखवा दूं, उसके बाद फिर एक तो छोटे मोटे क्वेश्चन से बात करेंगे, है ना। ठीक है, मुझे बस इतना बताओ, एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा, मेरे पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, सॉलिड, लिक्विड या गैस? गैस की गैस की एंट्रोपी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जो है ज्यादा फैले होते हैं, उनकी रैंडमनेस ज्यादा होती है। बोलो पता चला, आसान है, समझ पा रहे हो? चलो अब मुझे बताओ, एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? हाँ, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बोलो समझ पा रहे हो? अच्छा बोलो, स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है? हाँ वेरी गुड, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, so we cannot calculate the absolute value of entropy, है ना। ठीक है, we can only calculate change in एंट्रोपी। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल्स टू एंट्रोपी फाइनल माइनस एंट्रोपी, अरे बोलो, इनिशियल। देखो लाइट पे तो नहीं आ रहा है, चलो बोलो यहां तक कोई डाउट? अब सुनो आगे, देखो यहां तक तो अपने को बातें समझ आ गई, ठीक है। अब अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करेंगे एंट्रोपी की, तो देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, मैथमेटिकल expression of entropy, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एंट्रोपी। जब भी हम लोग एंट्रोपी के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करते हैं
तो हमेशा याद रखो एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है S इक्वल्स टू Q रिवर्सिबल, क्योंकि हम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पढ़ते हैं, अपॉन T। और इसी को हम लोग कई बार लिखते हैं S इक्वल्स टू वो ds इक्वल्स टू लिमिट में Q रिवर्सिबल अपॉन dt। बोलो ये बात समझ आई? अरे बोलो, या dt की जगह आप dq करो अपॉन t रहने दो, dq अपॉन t। अच्छा ये बात पर इतना सा बात याद रखना कि एंट्रोपी का फॉर्मूला है जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। यहां से हेल्प नहीं करेगा, पता है कैसे हेल्प करेगा? देखो आपको हेल्प करेगा ऐसे, मैं यहां बताता हूं। आपको बोलेगा कैलकुलेट द हीट, है ना? देखो अगर मैं यहां पे बोलूं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो जो आपका डेल्टा एस होगा ना, डीएस या डेल्टा एस, अब हम चेंज की बात करेंगे, है ना? तो डेल्टा एस क्या होगा? डेल्टा एच अपॉन टी। क्यों? कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कंटेंट क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कंटेंट इज एंथैल्पी। और अगर मैं बोलूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कंटेंट क्या होता है? तो डेल्टा यू अपॉन, बोलो समझ आया? कोई डाउट? अगर मैं बोलूं फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये बात याद रखना, तो डेल्टा एस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस अपने आप हो रहा है तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? नेगेटिव। तो आपको इनकी वैल्यू दी जाएगी कि बोलो डेल्टा एस नेगेटिव है, बोलो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा एस नेगेटिव तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। और देखो एट इक्विलिब्रियम पर जब जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है उतनी बैकवर्ड हो रही है, अगला चैप्टर हम इक्विलिब्रियम ही पढ़ेंगे, जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है उतनी बैकवर्ड जा रही है, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। बोलो समझ आया? कोई डाउट? ये तीन बातें याद रखना। नेक्स्ट, अगर मैं कभी भी टोटल एंट्रोपी की बात करूं तो वो हमेशा होती है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स के इक्वल। किसके इक्वल होगी? एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंट्रोपी टोटल इक्वल्स टू एंट्रोपी यूनिवर्स, और वो हमेशा इक्वल होगी किसके? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। किसके इक्वल होगी? एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। और मुझे जल्दी से बोलो, अगर मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूं तो यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होती जा रही है? यूनिवर्स की रैंडमनेस क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। यानी प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस। तो एंट्रोपी कैसी होगी? पॉजिटिव, यानी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ये रिलेशन पूछी जाती है, ये रिलेशन डायरेक्टली आ जाएगी ये वाली कि बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, है ना? तो एक में लेस देन जीरो होगा, एक में ग्रेटर देन जीरो होगा, एक में इक्वल टू जीरो होगा, एक होगा नन ऑफ दिस। इस तरह से तो पहचान लोगे। इसको नोट करने के बाद बस एंट्रोपी का एक फॉर्मूला और पढ़ना है और उसके बाद आज का लेक्चर खत्म। फिर कल गिब्स फ्री एनर्जी करेंगे, है ना? जरा फटाफट से नोट करो। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, और एक फॉर्मूला आपने को देखना है एंट्रोपी का। बेटे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको मत भूलना। कहीं वहां से आपको एक क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, है ना? देखो आपका एक फॉर्मूला है, हम लोग बात कर रहे हैं फॉर्मूला ऑफ, ऐसे लिख देते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी। इस फॉर्मूले में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना।
ये फॉर्मूला है डेल्टा एस इक्वल्स टू एन सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन। ठीक है, और इसको एक तरह से और लिख सकता हूं मैं, डेल्टा इज इक्वल्स टू एन सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन प्लस एन आर एल एन पी वन अपॉन पी टू। तो ये वॉल्यूम की टर्म में था और ये प्रेशर की टर्म में। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये अपने को याद रहना चाहिए, है ना। अब इसमें याद क्या क्या रखना है वो देखो। अगर फर्स्ट देखो, फर्स्ट इफ, देखना लाइट तो नहीं आ रही, लाइट तो नहीं आ रही। अगर मैं बोलूं फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, देखो सुनो एक नई चीज बताता हूं। आइसोकोरिक प्रोसेस को हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक प्रोसेस। तो फॉर आइसोकोरिक या फिर आइसोमेट्रिक प्रोसेस, तो याद रखना आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी आइसोकोरिक को बोलते हैं। यानी वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अगर बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया यानी V1 और V2 की वैल्यू क्या हो गई? सेम हो गई। तो डेल्टा एस का सिर्फ एक ही फॉर्मूला बनेगा, एनसीवी एल एन टी टू अपॉन टी वन। तो ये वाला पार्ट तो क्या हो गया? जीरो हो गया ना। ये पे सेम है, कट गया log 1 की वैल्यू जीरो। अगर आप इसको एल एन की टर्म में तो हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे, तो इसको हम लोग किसमें कर ले? log बेस 10। तो log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2.303 से मल्टीप्लाई एन सी वी log बेस 10 T2 अपॉन T1। लो, दिस इज डेल्टा एस। बोलो है आसान? पता चल रहा है? तो आपको ये याद नहीं रखना, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना। एक याद रखो, दूसरा तो अपने आप हो जाएगा, है ना। और इतना टफ नहीं है बच्चों, है ना। चलो देखो, ये तो था एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी फॉर आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस। सेकंड हम बात कर रहे हैं फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। देखो जब आइसोबारिक प्रोसेस की बात करेंगे तो क्या कांस्टेंट होगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा। और फॉर्मूला किसका यूज करेंगे? प्रेशर वाला। दैट मींस डेल्टा एस क्या हो जाएगा? एन सी पी एल एन टी टू अपॉन टी वन। और अगेन बेटा एल एन में तो हम सॉल्व करते भी हैं, तो क्या हो जाएगा? 2.303 एन सी पी लॉग बेस 10 टी टू अपॉन टी वन। बोलो पता पड़ा? अरे बोलो। थर्ड, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, बोलो क्या कांस्टेंट? टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बोलो हाँ या ना। इधर ध्यान होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यानी टेम्परेचर वाली टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। तो या तो डेल्टा एस क्या होगा? एन आर एल एन वी टू अपॉन वी वन, या फिर डेल्टा एस इक्वल्स टू एन आर एल एन वी वन अपॉन, और 2.303 की टर्म में कन्वर्ट करोगे तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा? 2.303 एन आर लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1। और यहां पे क्या हो जाएगा? डेल्टा एस इक्वल्स टू 2.303 एन आर लॉग बेस 10 P1 अपॉन P2। अच्छा देखो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था आइसोथर्मल के लिए? वर्क डन 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। याद आ रहा है? वर्क डन। अच्छा सुनो, एक चीज सिखाता हूं। अभी आपने एक चीज पढ़ी कि भैया डेल्टा एस इक्वल्स टू Q प्लस डब्ल्यू ओ Q प्लस टी, यही पढ़ा। अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है, वर्क डन जीरो हो गया। प्रोसेस आइसोकोरिक है, वर्क डन जीरो। अगर वर्क डन जीरो है, ध्यान से सुनना, वर्क डन जीरो हो गया। अच्छा आइसोथर्मल के लिए क्या जीरो होगा? इंटरनल एनर्जी जीरो। अब सुनो, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर जीरो मतलब इंटरनल एनर्जी जीरो। और आपने क्या पढ़ा है? डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर डेल्टा यू जीरो हो गया तो क्यू किसके इक्वल हो गया? क्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ डब्ल्यू। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? 2.303 nRT log बेस 10 V2 अपॉन V1।
या फिर P1 अपॉन, यही तो होता था। अगर आप Q की वैल्यू यहां प्लेस करोगे तो टेम्परेचर से टेम्परेचर कट जाएगा और क्या बचेगा 2.303 NR log V2 अपॉन V1। यही आ गया ना, यही आ गया ना, देखो वही चीज आ गई है ना, पता चला। चलो एक क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद फिर एक वैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। मेरा क्वेश्चन क्या है देखो सुनो, मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास एक अंडा था, ठीक है, कच्चा अंडा, मैंने उसको हीट किया, है ना, ये लिक्विड फॉर्म में है ना, कच्चा अंडा तो लिक्विड की फॉर्म में होता है, मैंने उसको हीट किया। हाँ, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं, तो उबल गया अंडा, और उबलने के बाद अंडा क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो बोलो एंट्रोपी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, यानी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों, क्योंकि डेल्टा एस क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसा होगा प्रोसेस, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। लेकिन सर ये तो लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, फिर जब आप एग को बॉईल करते हो ना, भले ही वो लिक्विड से सॉलिड बनता है, लेकिन जो आपका लिक्विड एग है ना, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं जो क्या हो जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं हीट करने पे, और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सिंपल प्रोटीन्स में। यानी पहले प्रोटीन ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे कॉम्प्लेक्स थे, लेकिन हीट करने के बाद प्रोटीन कैसे हो गए, ऐसे हो गए। पता पड़ा क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड थे ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, जो प्रोटीन के अंदर होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, वो ब्रेक हो गए, जिनसे प्रोटीन क्या हो गया। इसलिए तो बोलते हैं कच्चा अंडा खाओगे आसानी से डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन बॉइल्ड एग आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए कच्चा अंडा नहीं खाते हैं लोग। कुछ लोग खा लेते हैं भाई, उनका डाइजेशन अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर लोग क्या प्रेफर करते हैं, बॉइल्ड एग प्रेफर करते हैं। क्यों, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। क्यों, कि बॉइल करने से उनके प्रोटीन क्या हो गए, डीनेचर्ड हो गए। तो बोलो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा एस कैसा होगा, डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव का, याद रखना, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन था ये। एक बार इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करा करके लेक्चर खत्म करते हैं ना। करो बेटा जरा नोट। चलो तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। मेरा क्वेश्चन है, देखो मेरा क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी। लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी of a 3 mole of gas in going from 2 atmosphere pressure to 1 atmosphere pressure, है ना, 2 एटमोस्फेयर से 1 एटमोस्फेयर प्रेशर, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। ये मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर मेरा सेकंड क्वेश्चन है मेरा, सेकंड क्वेश्चन है मेरा, यही लिख देता हूं, work done for a gas at a fixed temperature of 27 degrees Celsius is -92 किलो जूल। ठीक है, कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी। आपको एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करके बताना है। तो आपके 2 क्वेश्चन है बेटा, दोनों के आंसर सॉल्व करो और मुझे बताओ। चलो तो चलो देखो, पहले वाले में हम लोग देख रहे हैं
फर्स्ट वाले में क्या कांस्टेंट है बेटा? टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा। अगर टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या लगेगा? डेल्टा एस इक्वल्स टू, अरे बोलो, एन आर एल एन, यानी हम 2.303 की टर्म में लिखते हैं 2.303 एन आर लॉग बेस 10 P1 अपॉन P2। तो 2.303 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा? 3 इंटू आर की वैल्यू कितनी? 8.314 इंटू लॉग P1 इज 2 और P2 इज 1। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें 2.303 इंटू 3 इंटू 8.314 इंटू लॉग 2 की वैल्यू 0.3010। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 17.28 जूल पर केल्विन। बोलो आसान है। सेकंड वाले का बोलो क्या आंसर आया? चलो देखें कितना है, दोबारा बोलना। 306.67। चलो देखते हैं। देखो बच्चों, आपको वर्क डन दिया है और क्या बोला है? फिक्स टेम्परेचर है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा यानी प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल, आइसोथर्मल है। और आइसोथर्मल में डेल्टा यू क्या हो जाएगा? 0। तो क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू के। तो डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है ना। और अब डब्ल्यू माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यानी 92 अपॉन टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन। तो 3 से इसको काटो, 3 3 जा 9, फिर 0, फिर पॉइंट, फिर 3 6 जा 18, तो 30 पॉइंट। ये किलो जूल है, तो किलो जूल है तो 3 0 और आ जाएंगी, है ना। तो 2 0 से तो 2 0 कट गई। तो अब 30 पॉइंट कितना आया? 306 आएगा। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, 306.67 है ना, जूल पर केल्विन इज द आंसर। वेरी गुड। तो देखो आसान था ना, कर सकते हैं। अब हमारा रह गया गिब्स फ्री एनर्जी, तो कल उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद एक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रह गया है और साथ में आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रह गया है बस। तो वो कल खत्म हो जाएगा, है ना। तो चलो कर लो नोट, आज के लिए इतना ही।